अच्छा, कभी ये सोचा है कि ये जो सरकारें हैं, कानून, पुलिस, मतलब पूरा राज्य, जिसे हम स्टेट कहते हैं, क्या ये वाकई सबके लिए एक जैसा है? हम्म। क्या ये एकदम निष्पक्ष होता है? या फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसकी बनावट में, इसके काम करने के तरीके में पुरुषों का पड़रा थोड़ा भारी रहता है? बिल्कुल। और देखिए, यही सवाल ना आज हमारी बातचीत का बिल्कुल केंद्र बिंदु है। अच्छा। आज हम असल बात कर रहे हैं राज्य के नारीवादी सिद्धांत पर, मतलब फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट। राइट। हमारे पास कुछ दस्तावेजों के अंश हैं, कुछ सोर्सेज हैं जो इस काफी जटिल विषय की परतें खोलते हैं कि भाई नारीवादी विचारक राज्य को देखते कैसे हैं, क्यों वो जो पुरानी सोच है उसको चुनौती देते हैं, और सबसे जरूरी, महिलाओं के जीवन पर राज्य का क्या असर होता है, इसका विश्लेषण कैसे करते हैं। दिलचस्प। तो आज का हमारा, कह सकते हैं, मिशन यही है कि इन सोर्सेस की मदद से ये समझें कि ये जो नारीवादी नजरिया है वो राज्य के बारे में जो पुरानी, मतलब उदारवादी या मार्क्सवादी धारणाएं हैं, उनसे कैसे अलग है और उन्हें कैसे कटघरे में खड़ा करता है। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। तो सबसे पहले ये बताइए कि आखिर नारीवादियों को राज्य के बारे में जो पहले से चली आ रही उदारवादी और मार्क्सवादी सोच थी, उसे खारिज करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ऐसा क्यों लगा उन्हें? देखिए, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये जो पारंपरिक सिद्धांत है ना, लिबरल या मार्क्सिस्ट, ये राजनीति को ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र का मामला मानते थे। पब्लिक स्फीयर। हाँ, पब्लिक स्फीयर मतलब सरकार, चुनाव, कानून, नीतियां, बस यहीं तक। और जो घर है, परिवार है, निजी रिश्ते हैं, वो जैसे राजनीति से बाहर हों। बिल्कुल, उन्हें जैसे राजनीति के दायरे से बाहर माना जाता था। और पारंपरिक तौर पर महिलाओं का जीवन, उनकी भूमिका इसी निजी क्षेत्र में, मतलब प्राइवेट स्फीयर में सिमटी ली मानी जाती रही है। हाँ, ये बात तो है। यानी राजनीति मतलब संसद और सड़कें, घर के अंदर जो हो रहा है वो राजनीतिक नहीं। ये सोच तो आज भी काफी आम है, सुनने को मिलती है। एकदम। और नारीवादियों ने सबसे पहले इसी बंटवारे पर उंगली उठाई। उनका कहना था कि ये जो पब्लिक और प्राइवेट का भेद है ना, ये असल में बनावटी है। अच्छा, बनावटी कैसे? बनावटी इस मायने में कि ये महिलाओं को सत्ता के जो केंद्र हैं या जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, उनसे दूर रखने का एक तरीका भी बन जाता है। यहीं से उनकी राज्य को समझने की जो दिशा है वो अलग होनी शुरू होती है। तो क्या उन्होंने मतलब राज्य का कोई बिल्कुल नया सिद्धांत ही बना दिया अपना, अलग? नहीं, ये समझना जरूरी है, नारीवादियों ने ऐसा नहीं किया कि कोई एकदम अलग नया राज्य का सिद्धांत खड़ा कर दिया हो। ओके। बल्कि उन्होंने जो मौजूदा राज्य है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसी का विश्लेषण किया है, लेकिन एक नारीवादी नजरिए से। अच्छा, मतलब लेंस बदल दिया एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। ये मौजूदा ढांचे पर एक तरह की आलोचनात्मक दृष्टि डालने जैसा है, ये देखने के लिए कि ये लिंग के आधार पर, जेंडर के बेसिस पर कैसे काम करता है, और क्या ये वाकई उतना न्यूट्रल, उतना तटस्थ है जितना इसे माना जाता है। समझ गया। तो ये उसी राज्य को एक अलग रोशनी में देखना हुआ। अच्छा, इसी कड़ी में एक बहुत ही, कह सकते हो, तीखा और शायद कुछ लोगों को चौंकाने वाला विचार आता है, कैथरीन मैकनन का। वो कहती हैं कि राज्य मूलतः पुरुष है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है। राज्य, एक संस्था, वो पुरुष कैसे हो सकती है? हाँ, मैकेनन का ये तर्क वाकई बहुत मजबूत है और विचारोत्तेजक भी। उनका कहना सीधा है कि राज्य सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि अपनी जड़ों तक, अपनी बनावट में, अपनी सोच में पुरुषों के नजरिए से दुनिया को देखता है। अच्छा। और उन्हीं के फायदे के लिए काम करता है, इसलिए अपनी प्रकृति में वो पुरुष है। अब इसको समझने के लिए उनके विश्लेषण के दो मुख्य पहलू देखने होंगे। ओके, बताइए वो दो पहलू क्या हैं? पहला, मैकनन कहती हैं कि राज्य का जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो सिर्फ सार्वजनिक जीवन तक ही सीमित नहीं है। मतलब नौकरी, बाजार, राजनीति, बस यहीं तक नहीं। राज्य हमारी निजी जिंदगी के अंदर तक दखल देता है। हमारे यौन संबंध, विवाह, परिवार, बच्चे पैदा करना या न करना, ये सब व्यक्तिगत मामले हैं, लेकिन राज्य इन्हें अपने कानूनों और नीतियों के जरिए कंट्रोल करता है या प्रभावित करता है। हाँ, जैसे शादी की कानूनी उम्र तय करना, या मान लीजिए गर्भपात से जुड़े कानून, ये सब उदाहरण है। बिल्कुल। अब क्योंकि नारीवादी मानते हैं कि हमारा समाज जो है वो मूल रूप से पितृसत्तात्मक है, यानी पेट्रियार्कल है, पुरुषों के वर्चस्व वाला है। हाँ। तो राज्य का ये निजी जीवन में दखल भी उसी पितृसत्तात्मक सोच को और मजबूत कर सकता है। इसीलिए तो नारीवादियों का एक बहुत मशहूर नारा था, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है।
द पर्सनल इज पॉलिटिकल। हाँ, सुना है ये। उनका मतलब यही था कि महिलाओं के जो दमन है, उनके जो अनुभव हैं, उन्हें आप सिर्फ निजी कहकर टाल नहीं सकते। वो भी राजनीति का ही हिस्सा हैं और राज्य उनसे सीधे तौर पर जुड़ा है। ये बात तो समझ में आती है कि राज्य निजी जीवन को भी नियंत्रित करता है, लेकिन इससे राज्य पुरुष कैसे साबित होता है? ये शायद मैकिनन का दूसरा पहलू होगा। हाँ, यहीं पर उनका दूसरा और शायद ज्यादा गहरा तर्क आता है। वो कहती हैं कि राज्य सिर्फ एक तटस्थ मशीन नहीं है, बल्कि वो खुद शक्ति का, पावर का एक औजार है, और ये शक्ति असल में पुरुषों के हाथ में है। आप देखिए, राज्य के जितने भी अंग हैं, संसद है, अदालतें हैं, पुलिस, सेना, ब्यूरोक्रेसी, हाँ, इन सब पर पुरुषों का दबदबा तो दिखता है ज्यादातर। बिल्कुल। तो इसीलिए जो कानून बनते हैं, जो नीतियां लागू होती हैं, उस सब कहीं ना कहीं पुरुषों के नजरिए, उनके अनुभवों और उनके हितों को दर्शाती हैं और उन्हीं को सुरक्षित भी रखती हैं। लेकिन कानून तो जैसे कागज पर तो सबके लिए बराबर दिखते हैं, उनमें पुरुषों का हित कैसे छिपा हो सकता है? ये थोड़ा और समझाएंगे। देखिए, मैकिनन का तर्क ये है कि ये बराबरी अक्सर दिखावटी होती है। वो अपनी किताब है उनकी टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट थियोरी ऑफ द स्टेट, उसमें कहती हैं कि कानून भले ही जेंडर न्यूट्रल भाषा में लिखे जाएं, लेकिन वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं, एक ऐसी दुनिया को आधार बनाते हैं जो पुरुषों के अनुभवों पर टिकी है। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकती हैं इसका? हाँ, जैसे मान लीजिए काम की जगह पर सुरक्षा के नियम। हो सकता है वो उन खतरों पर ज्यादा ध्यान दें जो पुरुषों वाले कामों में आम होते हैं। या फिर जैसे यौन हिंसा से जुड़े कानून हैं, हो सकता है वो पीड़ित के नजरिए को समझने में उतने कारगर न हो, क्योंकि वो पुरुषों द्वारा बनाई गई परिभाषाओं पर आधारित है। तो वो यही कहती हैं कि जब वो राज्य की तरफ देखती हैं तो उन्हें वो पुरुष ही नजर आता है। यानी उसकी सोच में, उसकी प्राथमिकताओं में, उसके काम करने के तरीके में, बिल्कुल, सब में। बाप रे, ये तो बहुत ही बुनियादी सवाल उठा रहा है राज्य की प्रकृति पर ही। अगर राज्य की मशीनरी ही इस तरह से पुरुषों के पक्ष में झुकी हुई है, अगर उसकी बनावट ही पितृसत्तात्मक है जैसा मैकिनन कह रही हैं, तो फिर क्या थोड़े बहुत सुधार, जैसे महिलाओं के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी या एक आध कानून बदल दिया, क्या ये काफी होंगे? यही असली सवाल है, और इस पर नारीवादी विचारों में भी आपको मतभेद दिखेगा। मैकिनन जैसे जो रैडिकल विचारक हैं, मतलब जो अमूल परिवर्तन चाहते हैं, हाँ, रैडिकल फेमिनिस्ट, हाँ, वो मानते हैं कि अगर बीमारी जड़ में है, यानी राज्य की पितृसत्तात्मक प्रकृति में ही दिक्कत है, तो सिर्फ पत्तों पर दवा छिड़कने से काम नहीं चलेगा। सही बात है। सतही सुधार वो नाकाफी हैं। जरूरत है राज्य के इस पितृसत्तात्मक स्वरूप को ही खत्म करने की, उसे जड़ से बदलने की। बाप रे, यानी ये सिर्फ सुधार की बात नहीं, ये तो एक तरह की क्रांति की बात हो गई, व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की मांग। हाँ, ये एक बेहद क्रांतिकारी नजरिया है, इसमें कोई शक नहीं। और इसी तरह की बात आपको याद होगा, केट मिलेट ने भी अपनी बहुत प्रभावशाली किताब सेक्सुअल पॉलिटिक्स में उठाई थी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने तर्क दिया था कि महिलाओं को अपने हकों के लिए एक स्वतंत्र नारीवादी आंदोलन की जरूरत है। यह आंदोलन मजदूरों के वर्ग संघर्ष से या किसी नस्लीय संघर्ष से अलग होगा। क्यों अलग क्यों होगा? क्योंकि महिलाओं का जो दमन है वो लैंगिक आधार पर होता है, जेंडर के बेसिस पर, और ये चीज वर्ग, नस्ल या देश की सीमाओं से परे है। उनका शोषण इसलिए होता है क्योंकि वो महिला है। तो मतलब महिलाओं की लड़ाई उनकी अपनी एक खास लड़ाई है, जिसे किसी और कैटेगरी में फिट नहीं किया जा सकता। एकदम। और ये समझना भी जरूरी है कि महिलाओं के अधिकारों का हनन या उनकी जो वंचना है, वो कोई एक देश या एक समाज की बात नहीं है। इसके तार वैश्विक स्तर पर जुड़े हुए हैं। वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर। वो कैसे, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में जो बड़ी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो बड़े ट्रेंड्स हैं, उनका असर भी महिलाओं पर अलग तरह से पड़ता है और अक्सर ज्यादा नकारात्मक रूप से पड़ता है। जैसे हमारे जो स्रोत हैं वो इशारा करते हैं पर्यावरण के बिगड़ने की तरफ। हाँ। या फिर राज्यों के बीच बढ़ते तनाव और हथियारों की होड़ की तरफ। इसके कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? ये कैसे जुड़ता है महिलाओं के अनुभवों से? बिल्कुल। सोचिए, जब युद्ध होता है या कहीं संघर्ष छिड़ता है तो यौन हिंसा का शिकार अक्सर कौन बनता है? महिलाएं। विस्थापन होता है, लोग बेघर होते हैं, उसका बोझ उन पर ज्यादा पड़ता है। इसी तरह जब मान लीजिए पानी की कमी होती है या जंगल कटते हैं, पर्यावरण बिगड़ता है, तो पानी या जलावन इकट्ठा करने का जिम्मा पारंपरिक रूप से जिन महिलाओं पर होता है, उनकी मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। हाँ, ये बात तो सही है। या फिर
विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आती हैं, उनमें अक्सर महिलाओं की ज़रूरतें क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि राज्य की नीतियां, चाहे वो मिलिट्री से जुड़ी हों या इकोनॉमी से, उनका एक लैंगिक प्रभाव होता है, जेंडर स्पेसिफिक इम्पैक्ट होता है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा कैनवस है जिस पर सोचने की जरूरत है। तो हमने मैकिनन और मिलेट जैसे विचारकों की बात की जो व्यवस्था में बुनियादी बदलाव चाहते हैं। क्या समाधान के तौर पर कोई और नजरिया भी है, शायद कुछ कम रैडिकल? हाँ, बिल्कुल है। नारीवादी सोच के अंदर ही एक और धारा है जिसे हम उदारवादी नारीवाद कहते हैं। लिबरल फेमिनिज्म। हाँ। ये विचारक मानते हैं कि जो मौजूदा राज्य व्यवस्था है उसी के भीतर रहकर भी सुधार लाए जा सकते हैं। अच्छा, कैसे? उनका जोर ज्यादातर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर रहा है, जैसे उन्हें वोट देने का अधिकार मिले। हाँ, मताधिकार। हाँ, वो चुनाव लड़ सकें, सरकारी नौकरियों में जाएं, ऊंचे पदों पर पहुंच सकें। उनका मानना था कि अगर महिलाएं सिस्टम का हिस्सा बनेंगी तो वो अपने हितों की रक्षा बेहतर तरीके से कर पाएंगी और धीरे धीरे बराबरी हासिल कर लेंगी। यानी सिस्टम के अंदर रहकर उसी के नियमों का इस्तेमाल करके बदलाव लाने की कोशिश करना, ये नजरिया है। सही कहा। ये बराबरी और अधिकारों पर ज्यादा केंद्रित दृष्टिकोण है। हालांकि यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि जो स्रोत हमने देखे हैं उनमें नारीवादी विचारों पर कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र मिलता है। अच्छा। हाँ, मतलब इन सिद्धांतों को लेकर क्या बहसें रही हैं, क्या क्रिटिसिज्म रहे हैं, ये जानना भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। किस तरह की आलोचनाएं हैं ये भी जानना दिलचस्प होगा। हाँ, तो देखिए हमारे स्रोतों में मुख्य रूप से 2 आलोचनाओं का उल्लेख है। पहली ये कि कुछ नारीवादी लेखन या विचारों में ऐसा कहा गया है कि पुरुषों को सीधे तौर पर एक दुश्मन समूह के रूप में चित्रित किया गया है। अच्छा, मतलब men as the enemy। वैसी आलोचना है। और दूसरी आलोचना इस विचार पर केंद्रित है कि कुछ नारीवादी सोच ऐसा सोच कहते हैं कि वो विषम लैंगिक परिवारों को यानी हेट्रोसेक्सुअल फैमिलीज को पूरी तरह खत्म करके सिर्फ समलैंगिक परिवारों को यानी होमोसेक्सुअल फैमिलीज को ही एकमात्र विकल्प के तौर पर बढ़ावा देने की बात करती है। ये तो काफी गंभीर आलोचनाएं लगती हैं। हाँ, ये तीखी आलोचनाएं हैं, लेकिन यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है और हम इस पर हमेशा जोर देते हैं अपने डिस्कशन में कि ये आलोचनाएं हमारे द्वारा जांचे जा रहे स्रोतों में दर्ज की गई हैं। हाँ, ये आपका नजरिया नहीं है कि ये पूरे नारीवादी आंदोलन या पूरी नारीवादी सोच का सही प्रतिनिधित्व करती हो। सही बात है। नारीवाद खुद एक बहुत विविध क्षेत्र है, उसमें कई अलग अलग धाराएं हैं, बहुत सारी बहसें हैं, मतभेद हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी पक्ष का समर्थन करना या खंडन करना नहीं है, बल्कि जो सोर्स में जानकारी दी गई है उसे निष्पक्षता से सामने रखना है। बिल्कुल सही कहा, और ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। तो आज हमने राज्य के नारीवादी सिद्धांत पर काफी गहराई से बात की। हमने समझा कि कैसे ये नजरिया राज्य को लेकर जो पारंपरिक सोच है, लिबरल या मार्क्सिस्ट, उसे चुनौती देता है, खासकर वो जो राजनीति का पब्लिक और प्राइवेट वाला बंटवारा है उस पर सवाल उठाकर। हाँ, और हमने कैथरीन मैकिनन के उस शक्तिशाली विचार को भी समझा कि राज्य अपनी प्रकृति में पुरुष कैसे हो सकता है, यानी पितृसत्तात्मक, और कैसे उसके कानून और संस्थाएं जाने अनजाने पुरुषों के हितों को साध सकती हैं। साथ ही केट मिलेट की जो बात थी कि एक अलग स्वतंत्र नारीवादी आंदोलन की जरूरत है, उस पर भी हमने गौर किया। और हमने ये भी देखा कि समाधानों को लेकर भी अलग अलग राय हैं। कुछ विचारक हैं जो व्यवस्था में बिल्कुल बुनियादी आमूलचूल बदलाव, मतलब एक तरह की क्रांति चाहते हैं। हाँ। तो कुछ उदारवादी नारीवादी हैं जो मौजूदा ढांचे के भीतर ही सुधार और बराबरी के अधिकारों पर ज्यादा जोर देते हैं। बिल्कुल, और ये सारी बहस, ये सारे सवाल आज भी उतने ही, बल्कि मैं कहूँगी शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। सही बात है।